आप सुन रहे हैं कहानी एक रहस्यमय युद्ध, जिसके लेखक हैं प्रवीण सिंह नेगी। ये कहानी किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, स्थान, व्यक्ति किसी से भी मेल खाती है, और अगर यह किसी से मेल होती है तो वह सिर्फ एक संयोग होगा। इसे मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया है, इसलिए आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। दहशत भरे जंगल में जाना। रात 12 बजे दो शख्स अपनी बाइक पर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये जंगल पहाड़ों के तराई के क्षेत्र में फैला हुआ था। विजय, भाई तुझे पक्का भरोसा है हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? अमर, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी आगे जाकर हमें अपनी बाइक साइड में झाड़ियों में छुपानी है, ताकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की नजर में ना आ जाए, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि इस जंगल में कोई गया है। विजय, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, मुझे तो इस गहरे अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर अमर एक तरफ झाड़ी के पास बाइक को रोक देता है और उसे बंद कर देता है, और उसी के साथ जंगल और भी गहरे अंधेरे में डूब जाता है। जंगल में फैला सन्नाटा कीड़े मकोड़े की आवाज और जानवरों की आवाज से एक अलग ही डरावना माहौल पैदा कर रहा था। और तभी उन्हें एहसास होता है दूर से कोई जानवर उन्हीं की तरफ भागता चला आ रहा है। अमर, बैग में टॉर्च है, जल्दी से निकाल, अब इतनी सी बात भी तुझे बतानी पड़ेगी, जल्दी कर, कोई जानवर है, तेजी से भागता आ रहा है, कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। विजय, ठीक है, और बैग से जल्दी से टॉर्च निकालकर उसे जलाता है, और फिर तेज लेजर लाइट दूर तक फैलती चली जाती है। जिस तरफ से जानवर के भागकर आने की आवाज सुनाई दे रही थी, विजय ने टॉर्च का फेस उसी तरफ कर दिया था और तेजी से इधर उधर टॉर्च के प्रकाश को डालकर देखने लगता है, पर उन दोनों को उस तरफ कोई भी नजर नहीं आया था। अमर, चल इधर दिखा, झाड़ियों में, मुझे बाइक को छुपाना है। और फिर अपने बाइक को झाड़ियों के अंदर खड़ी कर देता है और आसपास से घास उठाकर उसे ढक देता है। विजय, लो अपना बैग पकड़ो। अमर बैग लेकर अपनी पीठ पर टांग लेता है और अपनी भी टॉर्च जला लेता है। विजय, अब किस तरफ जाना है? हमें किसी भी तरफ रास्ता तो नजर आ ही नहीं रहा, और अपना चेहरा अजीब सा बनाता है। अमर अपनी जेब से एक दिशा सूचक यंत्र निकालता है और उस पर उत्तर की तरफ वाले कांटे की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। अमर, हमें इस तरफ बढ़ना है, आओ मेरे पीछे। और फिर अपने बैग से एक चाकू को भी निकाल लेता है। विजय, क्या तू एक ही चाकू लाया? मेरे लिए भी तुझे चाकू लेकर आना चाहिए था, अगर किसी जानवर ने हमला किया तो मेरा क्या होगा? और मुझे तो वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा हो। और अपनी टॉर्च की लाइट को अपनी पीठ के पीछे घुमा कर देखता है। अमर, अबे रुक, तेरी सुरक्षा के लिए कुछ करता हूं। और पेड़ से एक टहनी को काट कर उसे नुकीला बनाकर विनय की तरफ बढ़ा देता है। अमर, ये ले भाई, तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। विजय उसे अपनी आंखें दिखाता है उसकी इस हरकत के कारण। इसे तू अपने पास रख और चाकू मुझे दे दे। और अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से चाकू को छीन लेता है। चल फटाफट आगे बढ़, सुबह होने से पहले हमें लौटना भी है। अमर आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से झाड़ियों को हटाता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुझे तो नहीं लगता हम सुबह से पहले लौट आएंगे, शायद हमें यहां लंबे समय तक आगे बढ़ते रहना। विजय, क्या तूने ये बात पहले तो नहीं बताई? उस टाइम तो तू बोल रहा था 2-3 घंटे का काम है, निपटा कर चले आएंगे, अब बोल रहा सुबह तक नहीं लौट पाएंगे। देख, सच सच बता, वरना मैं अभी वापस लौट जाता हूं। अमर हंसते हुए, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूं, तू बस चलता रहे। और बेहद तेज चाल से आगे बढ़ जाता है। विजय को अमर की चाल से चाल मिलाने में भी दिक्कत आ रही थी और वो लगभग हल्के कदमों से भागता हुआ प्रतीत हो रहा था। विजय, आराम से चल अमर भाई, मैं पीछे छूट रहा हूं, कहीं जंगल में लापता ना हो जाऊं। अमर, हाँ मुझे ध्यान है। और फिर एकदम से रुक जाता है और विजय का हाथ पकड़कर तेजी से झाड़ियों के पीछे चला जाता है और अपनी टॉर्च लाइट बंद कर देता है। अमर, जल्दी से टॉर्च लाइट बंद कर। विजय, विजय, पर हुआ क्या? अमर, उधर देख, सामने उन पेड़ों के पीछे। विजय उस तरफ देखता है और उधर तो लाइट चल रही है, लगता है उधर कोई है, शायद वन विभाग वाले होंगे, और अपना अंदाजा लगाता है। अमर, नहीं विजय, रात में तो इस तरफ कोई जंगली जानवर तक नहीं आता है, वन विभाग वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो भी इधर आता है
सुबह उसकी लाश ही इस जंगल के बाहर पड़ी मिलती है। विजय अमर की बात सुनकर घबरा जाता है। क्या ये बात भी तूने पहले नहीं बताई कि इस जंगल में इतना खतरा है? मुझे यहां नहीं रुकना है, मैं अभी वापस जा रहा हूं। और वापसी के लिए मुड़ता है। अमर विजय का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है झाड़ियों में। चुप कर और शांति से बैठा रहे, हमें कुछ नहीं होगा, हम आराम से यहां से वापस निकल जाएंगे अपना काम करके। पर तू अगर ऐसे ही घबराता रहा तो तेरे चक्कर में अब मैं भी मारा जाऊंगा। मेरी दोस्त, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें यह खेल पूरा करना है, और अगर हम इस खेल को पूरा किए बिना बाहर निकले तो बाहर भी मौत हमारा इंतजार करेगी। विजय अब और भी ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमर कब कैसी बातें कर रहा है। उसे तो अमर ने सिर्फ इतना बताया था कि उसे जंगल में कुछ खजाने के छुपे होने का पता चला है और रात को उसे वो निकालना चाहता है। पर अब तो लगता है जैसे पूरा खेल ही बदल गया। अमर, क्या हुआ? इतना सन्नाटे में क्यों आ गया तू? अरे यार घबरा मत, तू तो मेरा जिगरी यार है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और उसका चेहरा देखकर मुस्कुराता है। विजय, साले अगर तेरा जिगरी यार हूं तो मुझसे झूठ क्यों बोला तूने? मुझे तो कुछ और ही लफड़ा नजर आ रहा है। तू मुझे यहां झूठ बोलकर बुला लाया और जाने क्या करवाने की सोच रहा है। और उसे बेहद क्रोध भरी नजरों से देखता है। देख, मेरी बात सुन ले, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करने वाला हूं। और अब तो मुझे सच सच बताओ, आखिर यह सब ड्रामा क्या है? अमर अभी कुछ बोलता तभी एक तरफ से तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो, दर्द से तड़प कर। विजय इस चीख को सुनकर और भी ज्यादा डर से अब कांपने लगा था। उसकी सांसें अब बढ़ने लगी थी और वो अमर की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। पर अब अमर भी डरा डरा सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो विनय से भी ज्यादा डर कर कांप रहा। विजय उसकी कलाई को छोड़ देता है। तू तो मुझसे भी ज्यादा डर रहा है। ऐसा है तो भाई चल वापस लौट चलते हैं। ऐसे ही झाड़ियों में छुपते छुपाते वापस निकल चलेंगे। अमर, अरे यार रुक, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई डरा नहीं हूं। बस वो तो चीख की आवाज सुनकर थोड़ा सा विचलित हो गया था। पर अब मैं ठीक हूं। चलो आगे जाकर देखते हैं। विनय अपने हाथ में पकड़े चाकू को और टाइट पकड़ लेता है और दोनों दोस्त रेंगते हुए अब उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे थे जो उनसे काफी दूर पर चल रही थी। अमर अब तेजी से झुककर उस तरफ बढ़ने लगा था और फिर से वैसे ही तेज चीखने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है और फिर दोनों एक झाड़ी में खुद को छुपा लेते हैं। विजय, ये क्या था? इस बार की आवाज सामने से नहीं आई बल्कि हमारे पीछे से आई है। ये क्या हो रहा है अमर? अमर, मुझे क्या पता, मैं तो यहां अपना काम करने आया था, पर अब पता नहीं ये रोशनी वहां क्यों जल रही है और ये चीखने की आवाज मेरे भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अमर भी थोड़ी परेशानी का अनुभव करने लगा था। विजय, मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू आखिर यहां करने क्या आया है और मुझे भी क्यों ले आया ये अमरवा ने? लगता है सुबह तक मेरी लाश शायद जंगल के बाहर ही पड़ी मिलेगी। और बेहद उलझन में खुद को महसूस करता है। अमर, चुप कर यार, तू खुद डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। उस वक्त तो बोल रहा था मैं डरता नहीं हूं, उस टाइम तो शायद तेरे मन में भी दौलत का लालच आ गया था, वरना शायद तू मेरे साथ यहां आता ही नहीं। और अब डर के मारे तेरी हालत खराब हो गई है। देख, दौलत ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए ये सब बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। और फिर से वही चीख सुनाई देती, पर इस बार वो चीख उन्हें अपने करीब आती महसूस हो रही थी। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे दर्द से चीखने वाला व्यक्ति अब उन्हीं की तरफ बढ़ा आ रहा। विजय, ये आवाज तो हमारी तरफ आती महसूस हो रही है, लगता है जैसे कोई हमें ढूंढ रहा हो। और उसका हाथ अपने चाकू पर कस जाता है। अमर विजय को और अंदर झाड़ियों में खींच लेता है और उसे शांत हो जाने के लिए बोलता है। दोनों एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं और अपनी सांसों तक को रोक लेते हैं। उन दोनों के दिल की धड़कन बेहद बढ़ गई थी जो उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भयानक साया तेज रफ्तार में भागते हुए उनकी झाड़ी के पास से निकल गया और इसी के साथ उनकी झाड़ी भी बेहद बुरी तरह से हिल गई थी। अमर और विजय झाड़ियों में से झांक कर अंधेरे की तरफ देखते हैं। उन्हें सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। विजय टॉर्च जलाकर, ये देखना चाहिए था कि कौन है। अमर चुपचाप बैठा रहे, अगर उसे पता लग जाता कि हम यहां हैं
पता नहीं कैसी मुसीबत हमारे सर पर आ जाती। अच्छा तो यही है कि हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। विजय, पर ये सब हो क्या रहा है? वो सामने दिख रही लाइट क्या है? और ये ऐसे चिल्लाकर भागने वाला इंसान कौन है? फिर से वही तेज चीखने की आवाज उनके कानों में पड़ी थी, पर आवाज इस बार उधर से ही आई थी जिधर लाइट नजर आ रही थी। विजय देखो मन, मेरी मानो तो सुबह तक यहीं पर छिपकर बैठते हैं और फिर सुबह होते ही बाइक लेकर निकल जाएंगे, वरना हमारे लिए आगे का समय और भी भयानक और मुश्किल भरा हो सकता है। अमर, पर यार हम ऐसा नहीं कर सकते। सुबह के 4 बजने से पहले हमें उस जगह पर पहुंचना ही होगा, वरना फिर यह समय हमें 5 सालों के बाद मिल पाएगा। इसलिए आगे तो हमें बढ़ना ही होगा। चलो आओ बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वन विभाग की चौकी नंबर 3 पर बैठा दरोगा और सिपाही जंगल से आती उन चीखों को सुनकर अपने आप को समेटे हुए बैठे थे। दरोगा सौरभ, हवलदार, ये कैसी चीखों की आवाज आ रही है जंगल की तरफ से? और लगता है वहां कोई मुसीबत में है, हमें चलना चाहिए उस तरफ। हवलदार, क्या कह रहे हो दरोगा जी? अभी आप नए हो, आपने आज से ही कार्यभार संभाला है, थोड़े दिन में आप समझ जाओगे। दरोगा, क्या समझ जाऊंगा हवलदार? कोई जंगल में मुसीबत में है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए और तुम यहां शांति से बैठे आग सेक रहे हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जंगल के अंदर राउंड लगा कर आएंगे, जल्दी चलो। हवलदार गायब सिंह, अरे दरोगा जी आप समझ नहीं रहे, अंदर कोई चिल्ला नहीं रहा है और ना ही किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अंदर जंगल में कोई भी मुसीबत में नहीं है, ये तो सिर्फ अंदर बुलाने का एक तरीका है उस चुड़ैल का जो इस जंगल में रहती है, और जो भी इस जंगल में रात के वक्त प्रवेश करता है उसे मारकर उसकी लाश को अपनी सीमा से बाहर फेंक देती है। उसकी सीमा के अंदर तो जंगली जानवर तक नहीं रहते हैं रात के वक्त, समझे आप? दरोगा सौरभ, ये क्या कह रहा है? चलो मेरे साथ, ये मेरा ऑर्डर है। सिपाही, क्या बोल रहे हो सर? अभी आप नए हो, कल आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेना ना, वो भी आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। और आप बाहर लगे हुए चेतावनी बोर्ड को भी पढ़ लीजिए, जिस पर साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी रात को 10 बजे के बाद जंगल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और इस निर्देश में आप भी शामिल है और हम भी। दरोगा सौरभ थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उठकर बाहर चला जाता है। हवलदार गायब सिंह भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता हुआ जाता है। कहां लगा है बोर्ड और क्या लिखा है निर्देश? दिखाओ मुझे। हवलदार गायब सिंह, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर देखिए। और उसे एक पुराना सा नोटिस बोर्ड दिखाता है जिसका रंग बारिश और मौसम की वजह से बिल्कुल फीका पड़ चुका था, पर उसमें लिखे अक्षर अभी भी पढ़ने में आ रहे थे। दरोगा सौरभ उस बोर्ड पर टॉर्च की रोशनी डालता है और उस पर लिखे दिशा निर्देश को पढ़ने लगता है और नीचे उच्च अधिकारी का नाम पढ़कर हैरान रह जाता है। दरोगा सौरभ, ये क्या मजाक है? आजकल के समय में भी कोई इस तरह की बातों को मानता है? ये तो सरासर अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता और मैं अभी जंगल की तरफ जा रहा हूं। हवलदार गायब सिंह, सर आप दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और अगर आप ही नियम तोड़ दोगे तो फिर हम बाकी लोगों को कैसे रोकेंगे? फिर तो हमारा यहाँ बैठना ही बेवकूफी है, हमें तो अपने घरों में जाकर सो जाना चाहिए। दरोगा सौरभ हवलदार की तरफ देखता है, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है क्या करना है और क्या नहीं। चलो अंदर, बाहर बहुत ठंड है। और तेजी से वापस अपनी चौकी के अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर जल रही अलाव के सामने अपनी कुर्सी पर आ बैठता है। हवलदार गायब सिंह, दरोगा साहब अभी आप नए हो, धीरे धीरे समझ जाओगे इस जंगल में क्या होता रहता है। ये जंगल और जंगलों की तरह नहीं है कि आप रात के वक्त भी उसमें से गुजर जाओ। यहाँ तो शाम ढलने के बाद जानवर तक दुबकना शुरू हो जाते हैं, पंछियों का शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ निशाचर जानवर और पंछियों की आवाज सुनाई देती है। दरोगा सौरभ, हवलदार गायब सिंह, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम्हारा काम है। बेवजह अंधविश्वास फैलाने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह मैं इस जंगल का राउंड लगा कर आऊंगा। हवलदार, ठीक है, कल दिन में आप जा सकते हैं, मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। और वैसे भी दिन के वक्त हमारे 2 गश्ती दल जंगल के अंदर गश्त करने जाते ही हैं, आप भी निकल जाना उन्हीं के साथ। दरोगा सौरभ, मुझे ये समझ नहीं आया ये सब चक्कर क्या है? ये चुड़ैल का चक्कर है क्या? और वो रात को ही क्यों चिल्लाती है? हवलदार, क्या बताएं दरोगा साहब, एक लंबी कहानी है, मुझे भी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, पर आसपास के गांव के लोग इस बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। दरोगा सौरभ, फिर भी तुम क्या जानते हो वही बता दो। और हवलदार की तरफ इस उम्मीद से देखता है कि शायद वो उसे कुछ बताएगा।
हवलदार, अब मैं क्या बताऊं दारोगा साहब, गांव के लोगों से सुना है मैंने कि एक बेहद खूबसूरत लड़की को एक बार कुछ डाकू उठाकर जंगल में ले गए थे और उसका रेप करके उसे वहां मार डाला था। और तब वो लड़की तड़प तड़प कर जंगल में ही भूख और प्यास से मर गई। फिर एक तांत्रिक उस जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नजर उस लड़की की लाश पर पड़ी और उसकी हालत देखकर वो बेचारा बेहद दर्द से भर उठा। उसने कर दिया उसको जीवित। फिर उस चुड़ैल ने अपनी मौत का बदला बहुत ही बुरे तरीके से लिया। उन डाकुओं की लाशों के टुकड़े टुकड़े करके जंगल के बाहर फेंक दिए। पर उसके बाद भी चुड़ैल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो जंगल में आने वाले हर शख्स को मारने लगी, जानवरों को मारने लगी। और फिर इससे तंग आकर गांव वालों ने उसी तांत्रिक से प्रार्थना की। तांत्रिक को भी एहसास हो गया कि अभी इस चुड़ैल को रोक पाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से उस चुड़ैल को विवश कर दिया। उसकी एक सीमा के अंदर जो इस जंगल में ही अदृश्य रूप से मौजूद है। वो चुड़ैल उस सीमा से बाहर नहीं आ सकती थी और उसकी सीमा के अंदर रात 12 बजे के बाद कोई भी जाएगा उसको चुड़ैल मार सकती है। इसीलिए चुड़ैल इस वक्त दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, ताकि अगर कोई आसपास कोई इंसान हो तो उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद को आ जाए और फिर वो उसको मारकर उसका खून पी जाए। दरोगा सौरभ, क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हारी पूरी कहानी मनगढ़ंत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कोई कहानी सुना रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जैसा तुमने बताया। सिपाही, हवलदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा ही है दरोगा साहब। हर किसी को यह बात अंधविश्वासी लगती है, पर जब वो इससे रूबरू हो जाता है ना तो उसकी आत्मा तक दहल जाती है। लोग बताते हैं वो चुड़ैल इतनी खौफनाक है, लोग उसे देखते ही दम तोड़ देते हैं। हवलदार गायब सिंह, पहले तो शुरुआत में लोगों को इतना कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि पहले लोग इसी जंगल के बीचों बीच से गुजरकर दूसरी तरफ के गांव में जाया करते थे। और जब से इस चुड़ैल का राज कायम हुआ है तब से कोई नहीं जाता, और जिसने जाने की कोशिश की है उसके अगले दिन जंगल से बाहर लाश ही मिलती है। उसका सारा जिस्म आधे से ज्यादा खाया हुआ मिलता है, बदन में खून तो होता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे निचोड़ के पी लिया हो। सिपाही, आज से 6 साल पहले तो हमारे भी कुछ वन रक्षकों का भी यही हाल हुआ था। वो भी आप ही की तरह जंगल से आती इन चीखों को सुनकर काफी दुखी से हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा शायद कोई लड़की मुसीबत में है, जिसे शायद कुछ गुंडे जंगल में उठा के ले गए होंगे। और फिर वे पुलिस वाले जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, जिस तरफ से वे दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अपनी मौत ही दिखाई दी। हमारे 6 वन रक्षकों में से सिर्फ एक ही बेहद घायल अवस्था में बाहर आ पाया था। उसने जो बताया उसे सुनकर तो सब दहशत में आ गए, और उसके बाद ही बाहर नोटिस बोर्ड टांग दिया गया और शाम 6 बजे के बाद जंगल के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई।